स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। देश भर में क्या हुआ आज दिन भर, वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी तस्वीर जो स्पेन से आ रही है, ये खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। बाढ़ से किस तरह के हालात स्पेन में बने हुए हैं, तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेन में आई भीषण बाढ़ की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीर है। हर तरफ सैलाब का असर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें दक्षिणी स्पेन की, जहां गाड़ियां तिनकों की तरह बहती नजर आ रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां वहां फंसे हुए हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें हैं स्पेन की। दक्षिणी स्पेन में बाढ़ की वजह से क्या हालात बने हुए हैं, ये खौफनाक तस्वीर बताती है कि वहां लोग किस तरह से परेशान हैं। गाड़ियां तिनकों की तरह इस सैलाब में बहती नजर आती है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तब तक हालात किस कदर भयानक हो चुके हैं, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेन के बाद अब खबर हिंदुस्तान के बिहार से, जहां पर चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके के सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं, ये एक उसकी ही बानगी है। बिहार के वैशाली की ये तस्वीर है, जहां पर बीजेपी की रैली में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की सभा चल रही थी और तभी हंगामा देखने को मिला। सभा के दौरान फतेहपुर के बीजेपी विधायक महेंद्र बेड़ा की उम्मीदवारी बदलने की मांग को लेकर यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही आपस में सिरफिटौल हो गई। तीखी नोकझोंक इस हद तक बढ़ी जो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुर्सियां उठाकर एक दूसरों पर मारना शुरू कर दिया इन कार्यकर्ताओं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हंगामे को देखते हुए मंच पर मौजूद सुशील मोदी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी हंगामा कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को सभा से चले जाने की चेतावनी दी। दरअसल बीजेपी के परिवर्तन रथ के साथ ही सुशील मोदी यहां फतेहपुर में पहुंचे हुए थे और इन्हें सभा को संबोधित करना था, और इसी दौरान यह हंगामा देखने को मिला। बिहार चुनाव में मैदान में उतरने से पहले की ये तस्वीरें हैं, जो बताती है कि विरोधियों से निपटने से पहले आपस में किस तरह की सिरफिटौल है। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी, लेकिन उससे पहले ही उसके दो दलित कार्ड आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगाया। ऐसे में पलटवार पासवान परिवार की ओर से हुआ और चिराग ने भी इसका जवाब दिया। अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले बिहार एनडीए के खेमे में उठापटक शुरू हो गई। बीजेपी के साथ खड़े जीतन राम मांझी को कई सालों से बिहार में दलित राजनीति कर रहे रामविलास पासवान रास नहीं आ रहे। मांझी ने पासवान पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पासवान से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए कहा कि जल्दी निर्णय न लेने पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एनडीए के द्वारा जीतन मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगी तो इसका घाटा होगा भाजपा को और एनडीए को। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी को सहयोगियों के बारे में बोलने से पहले उन्हें अपनी बातों पर संयम रखना चाहिए। सम्मानित नेताओं में से एक है, मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, इसीलिए उनकी कही हुई किसी भी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने सारी बातें कही। सीटों के बंटवारे से पहले इस उठापटक को बिहार में दलित चेहरा बनने की होड़ के तौर पर देखा जा सकता है। तो बिहार चुनाव के मैदान में उतरने से पहले सियासत का ये रंग है। सिर्फ ये हालात इस तरफ नहीं, उस तरफ भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। दरअसल पिछले दिनों सीटों के बंटवारे पर फैसला न हो पाने के बाद मुलायम सिंह अपनी पार्टी को अकेले मैदान में उतारने का फैसला कर चुके हैं। बीजेपी के साथ टकराने के 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से वो आज सर्कुलर बन गए। ये बात तो सामने आना चाहिए, हार जीत बनी रहे होना हो, लेकिन जनता के बीच जाना चाहिए कि जिन्होंने साढ़े 12 साल तक बीजेपी के साथ और बीजेपी की समर्थन से सरकार बनाई हो, आज वो सेकुलर हो गए। और ये सियासत के अजीब मोड़ है, लेकिन एक मोड़ शीना बोरा हत्याकांड की जांच में भी आया। हालांकि इसका सीधा ताल्लुक पुलिस महकमे से है, जहां पर जांच अपने अंजाम से पहुंचने से पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का तबादला कर दिया गया।
शीना मर्डर मिस्ट्री की जांच के बीच मुंबई पुलिस को आज नया कमिश्नर मिल गया। राकेश मारिया की जगह अहमद जावेद अब नए मुखिया बन गए हैं। सोमवार रात खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह दावा किया था कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही है और जो सबूत उनके हाथ लगे हैं वो मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सजा दिलाने में अहम साबित होंगे। इतना ही नहीं, एक प्रिंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक इस पद पर हूं, इससे पहले इस केस की चार्जशीट फाइल कर दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ और करते, उन्हें गृह सचिव की ओर से जानकारी दी गई कि अब उनका प्रमोशन कर दिया गया है। अचानक ट्रांसफर नहीं होती है। ट्रांसफर होने के पहले काफी उसका विचार किया जाता है। काफी दिनों तक हमने विचार किया है, कम से कम 2-3 हफ्ते इस पे विचार हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है और सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ चर्चा हुई है। चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। 3 दिन पहले ही मारिया को सरकार ने तलब कर इस केस में निजी दिलचस्पी दिखाने को लेकर फटकार भी लगाई थी। बता दें कि 30 सितंबर तक कमिश्नर पद पर उनका कार्यकाल बचा हुआ था। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 22 दिन रहते ही इतने हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ही तबादला कर दिया गया। महकमे में इस तरह के बदलाव, लेकिन शीना बोरा हत्याकांड की जांच अपने अंतिम पड़ाव पर और पुलिस का दावा है कि इंद्राणी और संजीव के बीच के स्काइप के जरिए हुई बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी उनके पास मौजूद है, जिससे ये साफ है कि इन्होंने किस तरह से हत्या को अंजाम देने की योजना बनाई। उसमें माना जा रहा है कि इंद्राणी अपनी बेटी से इस कदर नाराज थी कि किसी भी सूरत में उसे खत्म करना चाहती थी। शीना की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस को आज झटका लगा। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को कोर्ट ने 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने खन्ना के रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि कोलकाता से शीना के जूते और कुछ जेवर मिले हैं, ऐसे में उससे पूछताछ कर और जानकारी जुटाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब और रिमांड नहीं मिल सकती। बता दें कि लगातार 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिल सकती है। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया है कि इंद्राणी ही शीना और मिखाइल की मां है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना के बीच स्काइप पर हुई बातचीत का हिस्सा मौजूद है। इसमें वो लोग शीना की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। इंद्राणी इस बात से परेशान थी कि शीना लगातार पीटर के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। इंद्राणी और खन्ना के बीच की ये बातचीत नवंबर 2011 की है। और अब खबर विवादित राधे मां से जुड़ी। राधे मां ने ओम जय जगदीश हरे की तर्ज पर अपनी आरती बनवाई है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया है और कहा है कि आगे भी इसके लिए वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राधे मां की आरती में हिंदू धर्म के प्रतीक ओम का इस्तेमाल हुआ है। आरती में दावा किया गया है कि राधे मां भक्तों के मन की बात जान लेती हैं और मन वांछित फल देती हैं। जय श्री राधे मां, मेरी जय श्री राधे मां। राधे मां की आरती के सामने आने के बाद हिंदुस्तानी शिवसेना ने उस पर कड़ा एतराज जताया और साफ कर दिया है कि आरती मां जगदम्बे का अपमान है और वो इसके लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी जो आरती सामने आई है, मां जगदम्बा की जो आरती है उसको बदल करके उन्होंने व्यक्तिगत पूजा के रूप में अपनी आरती पैसे के बल पे गवाई है, जिसकी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है। उधर राधे मां की आरती पर लाखों खर्च करने के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन आरती गाने वाले गायक का साफ कहना है कि वो कलाकार है और सभी के लिए आरती गाता है। धर्म गुरुओं के मुताबिक आरती से छेड़छाड़ करना धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इस तरह एक बार फिर राधे मां विवादों में फंसी है, लेकिन शिवसेना का एक फैसला भी विवादों में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल उसका ये फैसला दोहरा रवैया भी दिखा रहा है और इसी बात का विरोध भी कर रहे हैं। बीएमसी में अब 4 दिन के लिए गोमांस की बिक्री पर पाबंदी की बात शिवसेना कर रही है, लेकिन इससे पहले मीरा भाईंदर में जब ये फैसला लिया गया बीजेपी की ओर से, तो शिवसेना ने इसका विरोध किया था। मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट बैन के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और एनसीपी ने इनका विरोध किया है तो शिवसेना भी उनका साथ दे रही है। एक तरफ शिवसेना मीरा भाईंदर में बैन का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ मुंबई में खुद 4 दिन का बैन लगा दिया है। बता दें कि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, ऐसे में मुंबई में बैन का फैसला शिवसेना का है। 2 दिन महाराष्ट्र सरकार ने लिया था पहले से निर्णय, 2004 से वो डिसीजन चल रहा है और 2 दिन बीएमसी पहले से दे रही है, तो इसमें निर्णय बदलने का सवाल ही नहीं है। लोगों ने बीएमसी के इस आदेश को खाने की आजादी पर हमला कहा तो वहीं सेलिब्रिटीज ने भी ट्विटर के जरिए बीएमसी के इस फैसले की आलोचना की। लोगों के भारी विरोध के बावजूद भी बीएमसी 4 दिनों के मीट बैन के फैसले को वापस लेने को राजी नहीं है। बीएमसी के आदेश के बाद अब 4 दिन मुंबई के सभी मीट शॉप्स बंद रहेंगे।
बीजेपी शासित महाराष्ट्र के बाद गुजरात सरकार के भी फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल गोचर विकास बोर्ड के पोस्टर में कुरान का हवाला देकर बताया गया है कि गोमांस से बीमारियां होती है और इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही स्वर में इसका विरोध भी किया है। गोमांस को लेकर गुजरात सरकार के पोस्टर से सियासत गर्मा गई है। गोचर विकास बोर्ड के इसी पोस्टर ने हंगामा मचा दिया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की तस्वीर लगी हुई इस पोस्टर में लिखा है, गाय के दूध, घी और मक्खन से हमें फायदा मिलता है, लेकिन इसके मांस से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए गाय का सम्मान करना चाहिए और गोमांस से परहेज करना चाहिए। इसमें शायद ये गलती हो गई होगी कि भाई कुरान शरीफ लिखा है तो कुरान में नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो मोहम्मद पैगंबर साहब, कुरान, ये सभी एक पवित्र और बड़े महात्मा ही हैं। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पोस्टर पर अपनी नाराजगी जताई है। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे साजिश करार दिया है। ये इनका एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, काऊ बैन है और उस कानून को मानना पड़ेगा, मगर हम नहीं चाहते कि हमको ये लोग कुरान में क्या है सिखाएं। हम कुरान जानते हैं। वहीं तमाम दलों ने इस विज्ञापन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक खाना लोगों की पसंद होती है और सरकार का ये रवैया तानाशाही है। देश दुनिया में कुछ और अहम खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी के अध्यक्षीय कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी राहुल गांधी अब उपाध्यक्ष अगले 1 साल तो कम से कम बने रहेंगे। सोनिया ने सरकार पर निशाना साधा तो स्मृति ईरानी ने इसका जवाब भी दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया सरकार को लेकर काफी आक्रामक रही। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हमारे जवान निशाना बनाए जा रहे हैं। सोनिया ने कहा कि जमीन अध्यादेश पर सरकार का यू टर्न ये दिखाता है कि सरकार देश की जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हवाबाजी की गई। ये सरकार दरअसल संघ के इशारे पर चल रही है। is controlled and directed by the RSS, whose agenda is well known to all of us. 15 माह में कोयले की नीलामी से 3,35,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में भरा गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत की तिजोरी में भरा गया। ये हवाबाजी नहीं, हकीकत है। आर्थिक जगत की उथल पुथल की चिंताओं के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों, बैंकर्स और आर्थिक विशेषज्ञों के साथ एक अहम बैठक की है। यहां उद्योगपतियों से निवेदन किया है कि वे जोखिम लें और निवेश बढ़ाएं। शेयर बाजार की सुस्ती और आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार ने प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ा दी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों, आर्थिक विशेषज्ञों के साथ मंथन बैठक की। कोशिश थी आर्थिक विकास बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार करने की। बैठक में उद्योग जगत से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, टाटा समूह के प्रमुख साइरस मिस्त्री समेत 27 उद्योगपति शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के फॉर्मूले पर बात हुई। खासतौर पर उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और MSME है कि बहुत बड़ा योगदान इनकी सहायता करे बैंकिंग सिस्टम और रोजगार क्रिएट करने का ऐसे माहौल में इसमें क्षमता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को नीचे से उसके बेस को बढ़ाता है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मौजूद पीएम ने उद्योग जगत के सुझाव भी सुने। उद्योगपतियों ने ब्याज दरों में कटौती की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री की बैठक का असर भी हुआ। काफी दिनों की मंदी से जूझ रहे सेंसेक्स की सेहत में कुछ सुधार के संकेत मिले। इस तरह सरकार को देश के आर्थिक हालात की चिंता है, लेकिन अब झारखंड की उस बहन की कहानी जिसे अपने भाई की जिंदगी की चिंता थी और आखिरकार उसे अपने कंधे पर बिठाकर वो 8 किलोमीटर तक पैदल अस्पताल पहुंची। उम्र महज 11 साल। माँ बाप के न होने पर अपने 7 साल के भाई की देखभाल की जिम्मेदारी ने मालती टुडू को उम्र से बड़ा बना दिया। गोड्डा के आदिवासी बहुल इलाके की रहने वाली 11 साल की मालती बहन होने का ऐसा फर्ज निभा रही हैं
कि हर भाई उस पर गुमान करेगा। मालती रोज अपने 7 साल के बीमार भाई को कंधे पर बैठाकर इलाज के लिए 8 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाती हैं। आने जाने की स्कूल 16 किलोमीटर की दूरी को मालती रोज पैदल ही तय करती हैं। बच्ची की मेहनत और भाई के प्रति समर्पण देखकर हर कोई हतप्रभ है। कहाँ से? चंदना से सुंदर पहाड़ी तक। क्या हो गया भाई को तुम्हारा? बीमार हो गया। बताया जा रहा है कि भाई बहन के माता पिता नहीं हैं और वो अपनी दादी के पास ही रहते हैं। दादी की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो बीमार पोते को खुद अस्पताल ले जा सके। ऐसे में बीमार भाई के इलाज का बीड़ा बड़ी बहन ने खुद उठाया और उसे इलाज के लिए निकट के अस्पताल में ले जाने लगी। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए कपाल का कायाकल्प प्रतीक त्रिवेदी के साथ।